तो दोस्तों, एक और दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर 2 की, जिसे मैंने थिएटर में जाकर फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देखा और सच कहूं तो एक्सपीरियंस काफी इमोशनल था, क्योंकि बॉर्डर जो 13 जून 1997 को रिलीज हुई थी, उसकी लेगेसी को बॉर्डर 2 कई सालों बाद आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और थिएटर में बैठे लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान देखकर लगा कि फिल्म अपना असर छोड़ने में कामयाब रही है। परफॉर्मेंसेस भी काफी स्ट्रांग लगीं, इसलिए अगर मौका मिले तो थिएटर में जाकर जरूर देखना। अब बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बैकग्राउंड से होती है, जहां दिखाया जाता है कि कैसे हमारे इंडियन सोल्जर्स ने लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसी ब्रीफ के साथ बॉर्डर 2 की मेन स्टोरी आगे बढ़ती है। कहानी हमें 20 नवंबर 1970 के जम्मू एंड कश्मीर में ले जाती है, जहां बॉर्डर पर टेंशन का माहौल है और एक गांव में पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को दिखाया जाता है, जो गांव और बॉर्डर पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तभी उनका सामना लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर से होता है, जिनकी निडरता और लीडरशिप देखकर दुश्मन घबरा जाता है और पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। रास्ते में खतरे होने के बावजूद फतेह सिंह बिना डर उनके पीछे जाते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। फिर पाकिस्तान को कड़ी वार्निंग दी जाती है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो अंजाम बुरा होगा। दूसरी तरफ रावलपिंडी में पाकिस्तान हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशन चंगेज को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया जाता है, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों तरफ से एक साथ हमला करने की रणनीति बनाई जाती है, ताकि भारत को दबाया जा सके। फिर पठानकोट का सीन दिखाया जाता है, जहां मेजर होशियार सिंह अपनी टुकड़ी को संभाल रहे होते हैं और बॉर्डर के पास पानी भरने गए इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स आमने सामने आ जाते हैं। मेजर होशियार सिंह सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं और पाकिस्तानी सोल्जर्स को डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाते हैं, जिससे वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि बॉर्डर पर टेंशन बहुत बढ़ चुकी है और किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इसके बाद श्रीनगर में इंडियन एयरफोर्स और नॉर्थ अरेबियन सी में इंडियन नेवी के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां जोसेफ नरूना अपनी यूनिट को संभाल रहे होते हैं और रेडार पर खतरे के संकेत मिलते हैं, यानी हर तरफ वॉर का माहौल बन चुका होता है। रात के समय मेजर होशियार सिंह अपने जवानों के साथ होते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं, जहां नेशनल वॉर एकेडमी के ट्रेनिंग डेज की झलक दिखाई जाती है। साल 1961 में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कैडेट्स की जॉइंट ट्रेनिंग होती थी, जहां फतेह सिंह हर जगह एक्सीलेंस दिखाते थे और होशियार सिंह तथा मेजर सुखो सिंह के बीच हेल्दी राइवलरी रहती थी, क्योंकि दोनों हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश करते थे। अकेडमी में हर कंपटीशन के दौरान होशियार सिंह और सुखो सिंह के बीच राइवलरी रहती थी और बीच में जोसेफ अक्सर फंस जाता था, क्योंकि वो सुखो सिंह का सबसे अच्छा दोस्त था, जबकि होशियार सिंह का कोई अपना नहीं था। उसके घर में भी कोई नहीं था, वो पूरी तरह अकेला था। उसके पिता इंडियन आर्मी में थे, जो शहीद हो चुके थे, और माँ बहुत छोटी उम्र में गुजर गई थी, इसलिए होशियार के पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। अकेडमी में धीरे धीरे तीनों के बीच लड़ाई और बहस बढ़ने लगी। तब फतेह सिंह उन्हें समझाता है कि तीनों को एक साथ ट्रेन करने का मकसद यही है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलकर काम करें, ताकि अगर देश पर कभी संकट आए तो तीनों एक टीम की तरह लड़ सकें। यही वजह है कि नेशनल वॉर एकेडमी बनाई गई है। लेकिन इन तीनों में डिसिप्लिन की कमी थी, इसलिए उन्हें बार बार पनिशमेंट मिलती रहती है। दूसरी तरफ फतेह सिंह के परिवार को दिखाया जाता है, जहां उसका बेटा अंगद सिंह भी आर्मी में जाना चाहता है। पहले उसकी पत्नी सिमी मना करती है, लेकिन बाद में फतेह सिंह की बहादुरी की कहानियां सुनकर अंगद सिंह के फैसले को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि अंगद अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। वक्त के साथ तीनों की दोस्ती भी मजबूत होने लगती है, क्योंकि सुखो सिंह दिल से बहुत अच्छा है, लेकिन मजाक बहुत करता है। होशियार सिंह हमेशा शांत रहता है और जोसेफ दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है। ट्रेनिंग के दौरान सबके घर से छुट्टियां और फोन आते थे, लेकिन होशियार के लिए कभी कोई चिट्ठियां छुट्टी नहीं आती थी। एक दिन जोसेफ से पूछा जाता है कि होशियार के घर से कुछ क्यों नहीं आता। तब जोसेफ उसकी पूरी कहानी बताता है। बाद में एक दिन सुबह होशियार के बेड पर राखी रखी हुई मिलती है, जो सुखो ने रखी होती है, और वो बताता है कि ये उसकी बहन की राखी है और आज से होशियार भी उसके परिवार का हिस्सा है। मेरी बहन तुम्हारी बहन, मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता। ये सुनकर तीनों गले मिल जाते हैं और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। इसके बाद फतेह सिंह उनसे पूछता है कि एक सोल्जर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है। कोई कहता है इक्विपमेंट, कोई कॉन्फिडेंस, कोई ब्रेवरी, लेकिन फतेह सिंह समझाता है कि युद्ध के मैदान में सबसे जरूरी होता है तुम्हारा साथी, क्योंकि हथियार और मशीनें धोखा दे सकती हैं, लेकिन तुम्हारा दोस्त कभी नहीं देगा। इसलिए जंग में अपने भाई जैसे दोस्त को हमेशा अपने साथ रखना।
फिर अचानक होशियार सिंह के घर से एक चिट्ठी आती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके घर में कोई नहीं है। तब पता चलता है कि 7 साल की उम्र में उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे और अब उस लड़की की शादी का समय आ गया है, इसलिए उसे बुलाया गया था। होशियार पहली बार अपनी पत्नी से मिलता है और उसे देखकर भावुक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि बचपन में जिससे उसकी शादी हुई थी वो इतनी सुंदर होगी। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी माता पिता की फोटो मांगती है, लेकिन होशियार बताता है कि उसके पास माता पिता की कोई फोटो नहीं है, सिर्फ उसके पिता की वर्दी है। उसी वर्दी को देखकर उसकी पत्नी प्रणाम करती है, जिससे होशियार का दिल भर आता है और वो वादा करता है कि कभी उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। दोनों साथ में समय बिताते हैं। फिर होशियार वापस पोस्ट पर चला जाता है और बीच बीच में अपनी पत्नी से मिलने आता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो वो बहुत खुश होता है और अपने आने वाले बच्चे के लिए झूला बनाता है। राखी के समय फिर से तीनों साथ होते हैं, जहां सुखो की बहन उन्हें राखी बांधती है और कहती है कि तुम लोगों की शादी हो गई है और बच्चे भी होने वाले हैं, लेकिन मेरा भाई शादी नहीं करना चाहता। तब होशियार और जोसेफ उसे समझाते हैं और आखिरकार सुखो की शादी धूमधाम से होती है। शादी में होशियार और जोसेफ खूब नाचते हैं, लेकिन उसी वक्त रेडियो पर खबर आती है कि पाकिस्तान की तरफ से टेंशन बढ़ चुकी है। दुश्मन की टुकड़ियां कई इलाकों में घुस चुकी हैं और कुछ जगहों पर फायरिंग भी शुरू हो चुकी है। जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, हर एक जवान की छुट्टी तुरंत कैंसिल कर दी जाती है और सबको वापस पोस्ट पर बुला लिया जाता है। उसी दौरान फतेह सिंह को दिखाया जाता है, जो इलाके की रेकी कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि गांव के लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। जब उनसे वजह पूछी जाती है तो वो बताते हैं कि सरहद के उस पार बॉर्डर एरिया में हलचल बढ़ चुकी है और अब आप लोग भी यहाँ आ चुके हैं, मतलब हमारा गाँव सीधे युद्ध के बीच में आ गया है, इसलिए हम लोग गाँव छोड़ रहे हैं। शायद ये जलता हुआ दिया हमें रास्ता दिखा दे और हम कभी वापस अपने गाँव लौट सकें। लेकिन उसी गाँव के इलाके पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था और कुछ जवानों को मारकर वहां तैनात कर दिया था। अब फतेह सिंह का मिशन था उस जगह को वापस लेना और दुश्मनों को खदेड़ना, इसलिए वो अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचता है और पहले से मोर्चा संभाल लेता है। लेकिन फतेह सिंह देखता है कि रेडियो ऑपरेटर को मार देने के बाद भी दुश्मन का संपर्क खत्म नहीं होता। दूसरे सैनिक रेडियो से बात करने की कोशिश करते रहते हैं। तब वो खुद रेडियो उठाकर कहता है कि यहाँ अब पाकिस्तानी नहीं बचे हैं, इंडियन आर्मी इस इलाके में घुस चुकी है और अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत पीछे हट जाओ, वरना न सीमा बचेगी और न तुम लोग। तभी दूसरी तरफ से पाकिस्तानी कमांडर उसे उकसाते हुए कहता है कि उसे याद है उसका बेटा कैसे मरा था और किस तरह उसने उसे तड़पते हुए मार दिया था। ये सुनते ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां दिखाया जाता है कि उसी दिन अंगद की चिट्ठी आई थी। परिवार गुरुद्वारे गया हुआ था और वो खुशी खुशी चिट्ठी पढ़ रहे थे कि बेटा सुरक्षित है। तभी अचानक खबर आती है कि अंगद शहीद हो गया। फोन करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर वर्तमान में लौटकर फतेह सिंह शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है कि वो दुश्मनों के लिए भी 1 मिनट का मौन रखता है, क्योंकि वो भी मरने वाले हैं। शहीदों का नाम सुनकर उसका खून नहीं डरता, बल्कि और उबल जाता है। ये कहकर वो रेडियो बंद कर देता है और पूरा पोस्ट उड़ा देता है। इसके बाद चकपीरान विलेज पर इंडियन आर्मी का कब्जा हो जाता है, जहां पहले से लैंड माइन्स बिछा दी जाती हैं ताकि अगर पाकिस्तानी टैंक आए तो कोई भी जिंदा न बचे। इसी बीच तीनों दोस्त अपने अपने मोर्चे पर पहुंच जाते हैं और हर तरफ युद्ध शुरू हो चुका होता है। तभी सुकू के एयरबेस पर पाकिस्तानी जेट्स हमला कर देते हैं और बमबारी शुरू हो जाती है, लेकिन सुको बिना डर के अपने फाइटर जेट से दुश्मनों से भिड़ जाता है और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जोसेफ के नेवल शिप पर भी हमला होता है। सबमरीन से किए गए हमले से जहाज में पानी भरने लगता है, लोग घायल होते हैं, सोनार सिस्टम काम करना बंद कर देता है और हालात बेकाबू हो जाते हैं। फिर जैसे तैसे सोनार एक्टिवेट होता है और जोसेफ पूरी ताकत से पलटवार करता है। उसकी बॉडी खून से लथपथ होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और आखिरकार दुश्मन की सबमरीन को तबाह कर देता है। हालांकि इस जंग में वो भी शहीद हो जाता है। इसकी खबर देश के अलग अलग यूनिट्स तक पहुंच जाती है कि हमारे कई जवान शहीद हो चुके हैं और दुश्मन कई इलाकों पर कब्जा कर रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी भी डटकर मुकाबला कर रही है। ये खबर सुनकर होशियार सिंह का गुस्सा और भी बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि जरपाल इलाके में पाकिस्तानी सेना अपना डेरा जमा चुकी है और धीरे धीरे बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो दुश्मनों को उनके ही इलाके में घुसकर खत्म करे। दूसरी तरफ चकपीरान विलेज पर पाकिस्तानी हमला करते हैं, लेकिन फतेह सिंह की टुकड़ी पूरी तैयारी के साथ उनका सामना करती है। हालांकि पाकिस्तानी टैंक अंदर आने की बजाय दूर से ही फायरिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इलाके में माइंस बिछी हुई हैं। वहीं जरपाल इलाके में जब पाकिस्तानी सेना को पता चलता है कि सिर्फ 150 जवान उनके खिलाफ आए हैं तो वो हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से पूरा जाल बिछा रखा था। लेकिन होशियार सिंह डरने वाला नहीं था। वो अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है और पूरी रणनीति समझाता है। एक एक करके दुश्मनों को खत्म किया जाता है, लेकिन उसके कई साथी उसकी आंखों के सामने शहीद होते जाते हैं। वो अपने घर, अपने बच्चों और अपने परिवार को याद करते हुए आखिरी सांस लेते हैं और जाते जाते बस यही कहते हैं कि वो जरूर वापस आएंगे, चाहे चलते हुए ही क्यों ना हो। नहीं तो मैं तिरंगे में लिपटकर जरूर लौटूंगा। ये शब्द मानो हर जवान की हिम्मत बन चुके थे और होशियार सिंह अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था।
संख्या में कम होने के बावजूद वो एक एक पाकिस्तानी सैनिक को चुन चुन कर खत्म कर रहा था। खुद बुरी तरह घायल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन आखिरी मोड़ पर हालात और खतरनाक हो जाते हैं जब पाकिस्तानी टैंक मैदान में उतर आते हैं। होशियार सिंह के पास टैंकों का जवाब देने के लिए ज्यादा हथियार नहीं थे, फिर भी उसकी टीम एक के बाद एक टैंकों को नाकाम करती जाती है। वो टैंक के मिसाइल लॉन्चर पर ग्रेनेड फिट कर देता है और अगले ही पल पूरा टैंक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। तभी नीचे उतरता हुआ दुश्मन का कमांडर उसकी नजरों के सामने आता है। होशियार सिंह उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे अपने बेटे की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। वो कमांडर को छोड़ देता है और कहता है कि आज मेरे बेटे की वजह से तू बच गया। क्योंकि जब फतेह सिंह उसे मारने आगे बढ़ता है तो वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है और फतेह सिंह उस पर रहम कर देता है। दूसरी तरफ जरपाल इलाके में जब दुश्मन के टैंक आगे बढ़ते हैं और फतेह सिंह को इसकी खबर मिलती है तो वो तुरंत वहां पहुंचता है और दुश्मन के कमांडर का खात्मा कर देता है। अपने पूरे हथियारों और सैनिकों के साथ वो मोर्चा संभाल लेता है। तब होशियार सिंह मुस्कुराता है और गर्व से कहता है कि तुम एक मारोगे तो हम 1000 लाएंगे, तुम 1000 मारोगे तो हम पूरा हिंदुस्तान खड़ा कर देंगे। और इसी जज्बे के साथ दुश्मनों को खदेड़कर वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है। जरपाल इलाके में फिर से देश का तिरंगा लहराता है और हर कोई सलाम करता है। लेकिन इस जीत की कीमत भी बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो जाते हैं। उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदाई दी जाती है। होशियार सिंह अपने हर दोस्त के घर जाता है और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होता है। ये सीन दिल को छू लेने वाला होता है, जो बॉर्डर जैसी फिल्मों की याद दिलाता है। लेकिन यहाँ कहानी को इतने शानदार तरीके से पेश किया गया है कि ये सिर्फ रीमेक नहीं बल्कि एक नई भावना लगती है। गाने हर सीन के साथ इतनी खूबसूरती से फिट बैठते हैं कि फिल्म और भी ज्यादा असरदार हो जाती है। आधुनिक दौर में बनी बॉर्डर 2 को इस तरह लिखा गया है कि पूरी फैमिली साथ बैठकर इसे एंजॉय कर सकती है। इसलिए अगर मौका मिले तो इस फिल्म को थिएटर में जरूर देखना चाहिए। मुझे तो ये फिल्म बेहद पसंद आई और मैं इसे 5 में से 5 स्टार देता हूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और सी यू।